नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पे ध्यान देते हुए ये वीडियो जिनका एग्ज़ाम है 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में, जो आपका सीआरपीएफ एएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इनको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो सकता है मैं करने को सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप जो है 500 से अधिक जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो हाल फिलहाल के पैटर्न को फॉलो करता हुआ मिलेगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलती है और मिलती रहेगी, तो इसे जो है आंख खोल के और पूरे ध्यान से, हो सके तो एयरफोन लगा के सुनिए। जिनको एग्जाम देना है और जिनको एमटीएस देना है वो भी देखेंगे इन चीज़ को, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ना गुरु, जहाँ भी जनरल कंपटीशन के अंदर आपको जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, ये आग लगाने वाला एक्स्ट्रा फैक्ट है, हर जगह आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, अगर आप एक बार में नहीं देख पाए तो 2 बार में देख लीजिएगा। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले इंडिया में 1969 ईस्वी में हुआ था, और उस समय 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए, उस समय आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के पीएम कौन थे, तो बता दीजिएगा इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय हुआ था प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो गए। अब भी एक करंट सेक्शन से अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं इंडिया में, तो 12 बता देना। पहले बहुत सारा हुआ करता था, लेकिन अधिकांश बैंकों का जो है विलय हो गया है एक दूसरे में, तो इस प्रकार से अब 12 ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे हैं, जिसमें एसबीआई, जिसकी स्थापना आपका 1955 में हुआ था, ये देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक हैं। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई जो है ये देश के केंद्रीय बैंक है, इसे अंतिम ऋणदाता बैंक, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई के प्रमुख कर्तव्यों में जो है मौद्रिक नीति बनाना, सीआरआर तय करना, बैंक दर जारी करना, सीएलआर तय करना, है ना, साख सृजन करना। एक क्वेश्चन आपसे आरबीआई से आता है, स्थापना तो 1935 और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई का हेड क्वार्टर जी मुंबई के अंदर है। इसके अलावा आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं ये आपका शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें हैं। और आरबीआई से संबंधित एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई जो है किस पद्धति के अनुसार जो है नोट छापता है, बिकॉज इंडिया में यही है जो नोट छापने का जो है अपने पास पूरा लाइसेंस रखा है। तो आरबीआई जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अनुसार जो है आपका नोट छापने का काम करती है। तो इतनी बात आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है। यही एक खासियत है दोस्तों, यही एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से लाभ मिलने वाला है कि मैं पढ़ाऊंगा क्या और कहाँ से कहाँ तक जो भी मुझे याद आता जाएगा सब कुछ बताऊंगा जगह पे ईमानदारी के साथ। ठीक है, इसके अलावा बैंकों का सेकेंड टाइम भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार आपने देखा 1969 में। 1969 से 2-3 चीज आपको मैं और याद रखवाना चाहता हूँ, आप याद रखें तो ज्यादा बेटर है। 1969 में आपका इसरो की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय आपका बंगलुरु में है। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके चीफ हैं ये सोमनाथ साहब हैं, जो के सिवन साहब के स्थान लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा 1969 में ही मानव जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे, जिनमें आपका कौन है सबसे पहले चंद्रमा पे जाने वाला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले चंद्रमा पे भेजा गया था। उस यान का नाम था आपका स्पेस क्राफ्ट का अपोलो 2। ठीक है, 11 भी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं रोमन में इसे 2 भी इस प्रकार से लिखे होते हैं, लेकिन अपोलो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 1969 की कहानी। अब मैं फिर से आ जाता हूं अपने टॉपिक पे। बैंकों का सेकेंड बार राष्ट्रीयकरण 1919 ईस्वी में 6 बैंकों का हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का। वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो 12 बैंक हैं, जिसमें सबसे बड़े कौन से हैं? एसबीआई है। वर्तमान में ये तो बता ही दिया, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, इसके बारे में भी पूरा डाटा दिया ही हूं। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा, इब्न बतूता किस देश के निवासी था? देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है आपका इब्न बतूता भारत आया था, तो ये मोरक्को देश से आया था। ठीक है, मोरक्को के निवासी थे आपका कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, तो ये बात भी ध्यान रखें। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत भ्रमण के लिए आए थे और रेहला नामक अपनी जो है उपलब्धि जो है यानी पुस्तक का नाम है यह रेहला, तो ये रेहला किताब इन्होंने लिखे थे इब्न बतूता। आपको इसी प्रकार के यात्री के द्वारा लिखा गया किताब याद आता होगा, इंडिका, जिन्होंने मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है आपका इंडिका। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के राइटर हैं, रेहला के राइटर इब्न बतूता है। एक और किताब जो आपका विदेशी राइटर के द्वारा पूछा जाता है जो हेन सांग है, ये आपका CU की किताब लिखे हैं, CU की इस प्रकार के किताब लिखे हैं। तो फहियान आपका आया था, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक काल में हो गया इब्न बतूता जो रेहला लिखा। फहियान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीयों के ही बंधु विक्रमादित्य कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। इन्हीं के काल में फहियान जो है भ्रमण के लिए आए थे। हेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। हेन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, साथ ही साथ शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, शाक्य मुनि। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अभी मैंने बताया CU के नामक किताब लिखा, नालंदा विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, दूध से पनीर बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो रैपिंग प्रोसेस के तहत जो है दूध से पनीर बनती है। पनीर किस चीज का उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है, और पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, खास करके मुझे। अगला, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? देखिए महात्मा गांधी की माता की नाम पुतलीबाई था, है ना। महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। ये गांधी जी के प्रथम विदेश जर्नी नहीं थे, इससे पहले भी गांधी जी जो है आपका बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड, तो फिर भारत लौटे, और जब बैरिस्टर बन के लौटे तब 1893 में एक मुस्लिम जो आपका व्यापारी थे, जो आपका अफ्रीका में व्यापार का काम करते थे, मतलब व्यापार थे कोई चीज का, तो उनको अपने मुकदमा के तरफ से लड़ाने के हेतु गांधी जी को अफ्रीका ले गए और इसलिए गांधी जी मान गए। तो 1893 में गए और गांधी जी के साथ वहां पे बड़े बड़े घटना घटे, जिसमें एक ट्रेन की घटना होती है कि गांधी जी को अश्वेत समझ के फर्स्ट क्लास के डब्बे में जो है ट्रेवल नहीं करने दिया जाता है, और ये जो है गांधी जी के जीवन में एक राजनीतिक चिंगारी का काम किया, और तब से लेके जो है गांधी जी अपने अंतिम समय तक बस देश सेवा और या फिर जो भी हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। ठीक है, उसके अलावा 1915 में जब गांधी जी लौटे थे तो ये जनवरी था वो 9 जनवरी 1915 का, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। एयरफोन लगा ले दोस्तों तो और अच्छा है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2023 का जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया है ये आपका इंदौर में मनाया गया है। इंदौर जो है स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान पे लगातार छठा टाइम है इंडिया में। इसके अलावा आपका जो इंदौर में है आपका गोबर गैस प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट खोला गया है, ये भी इंदौर के अंदर ही खोला गया है। 2023 में जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया, यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति चीफ जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं गेस्ट के रूप में आए थे। ठीक है, 1893 से और आप याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका विवेकानंद साहब है शिकागो में कब ऐतिहासिक भाषण दिए थे, तो 1893 ही बता देना। अगला 1917 चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी 1915 में इंडिया लौटे तो 1917 में बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध, 3 कठिया मतलब 1/3 पे नील जो है के खेती करना पड़ता था अंग्रेज के अनुसार, तो इस पद्धति के विरुद्ध जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गांधी जी बिहार के चंपारण जाते हैं और वहां पे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और ये सत्याग्रह काफी सफल रहता है, जिसके चलते बाद में 3 कठिया पद्धति को अंग्रेजों के द्वारा मतलब समाप्त किया गया था। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं, ये 1920 में चला गया, 1922 तक चला, और 1922 में जो है
चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, जो चौरा चौरी जगह का नाम उत्तर प्रदेश में है। तो इसी के क्षुब्ध होकर गांधी जी इस आंदोलन को रिवर्ट कर देता है, बंद कर देता है। 1930 में नमक सत्याग्रह चला था, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, कभी कभी इसका ईस्वी पूछ देता है डेट सहित। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को चला था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए चला था, तो आपको याद होगा 1942 का क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में जो वादा किए गए उसे नहीं निभाया गया, वफादार नहीं निकला, और इस मिशन की विफलता के कारण गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, जिसमें डू और डाई का नारा भी गांधी जी ने दिया था। अगर इस आंदोलन का डेट पूछे तो 8 अगस्त 1942 बता दियो, है ना, इतना ध्यान रखियो। इसके अलावा जो आपका गांधी जी से और भी कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गांधी जी से छूट, तो हाँ, एक पूना पैक्ट छूट रहा है इंपॉर्टेंट, 1932 गांधी जी प्लस अंबेडकर साहब के साथ, है ना। ये क्यों हुआ था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया जो सांप्रदायिक पंचाट था उसको खारिज करने के लिए दोनों राजनेताओं के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको काफी सारा छूट इसमें प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी से एक और क्वेश्चन, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। गांधी जी से एक और क्वेश्चन, जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गांधी जी से और भी सारे कुछ बता देता हूं थोड़ा सा। यंग इंडिया के लेखक आपका गांधी जी हैं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक आपका गांधी जी हैं। हरिजन जो है पत्रिका, इनके लेखक भी गांधी जी हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इंडियन ओपिनियन एक किताब का नाम है, पत्रिका का नाम है, ये भी आपका जो है गांधी जी के द्वारा ही राइट किया गया है। इसके अलावा आईपीएल 2023 के लिए नीलामी में सबसे महंगा नीलाम हुए खिलाड़ी सैम करन किस देश से है, तो ये आपका इंग्लैंड से है सैम करन, जिसे कौन खरीदा है। आईपीएल कब से स्टार्ट हो रहा है भैया, मात्र 4 दिन बाद, 31 तारीख से, ठीक है। तो इसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है, ध्यान रखेंगे। ये आईपीएल का 16वां संस्करण होगा। 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था। विजेता आपका हार्दिक पांड्या जी यानी गुजरात टाइटंस, और उप विजेता आपका राजस्थान रहा था जॉस बटलर का, ठीक है। जॉस बटलर से याद आया भाई, बटलर को जो है पिछली बार का ऑरेंज कैप दिया गया था, ऑरेंज कैप। सीआरपीएफ के एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ऑरेंज कैप दिया गया था। चहल को जो है पर्पल कैप दिया गया था। ओवरऑल अब तक आईपीएल की बात करें तो पिछला आईपीएल के स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था, और जो 16वां आईपीएल 2023 में होगा इसका भी स्पॉन्सरशिप टाटा के पास है। WPL यानी वोमेन प्रीमियर लीग पहली बार मुंबई के अंदर 2023 में वर्तमान में जो है प्रोग्रेस में है, चल रही है। और ये कहां पर हुआ है, तो 2 स्टेडियम में हुआ, एक तो डीवाई पाटिल स्टेडियम में और एक आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जिसे आप क्या कहते हैं, बानखेड़े स्टेडियम कहते हैं। दोनों स्टेडियम मुंबई के अंदर है, यहाँ पे WPL हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईपीएल में अगर ओवरऑल सबसे अधिक रन बनाने की बात करें तो विराट कोहली, और सेकंड सबसे अधिक विकेट लेने की बात करें तो डवेन ब्रावो जो है ये सबसे अधिक विकेट लिए हैं। सबसे अधिक छक्का की बात करें तो भाई साहब इसकी तो चेहरा ही काफी अच्छा है, क्रिस गेल ने सबसे अधिक छक्का लगाया अब तक, ठीक है। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या होता है, तो इस प्रकार से होता है तरंग दैर्घ्य का प्रतीक, ठीक है, लैम्डा, है ना। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो हिंदी के क्षेत्र में देखिए बद्री नारायण को दिया गया है ना। हिंदी के क्षेत्र में जो है बद्री नारायण को दिया गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। इसके अलावा जो व्यास सम्मान है ये असगर बजाहत को मिला था, पिछला वाला महाबेली के लिए, ठीक है, महाबेली के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट वाला दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2022 का ही चलेगा अभी, तो गीतांजलि श्री को मिला है।
टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड रेट की समाधि पुस्तक का नाम है, जो गीतांजलि श्री जो यूपी से बिलोंग करती है, भारतीय महिला है, तो इन्हीं के पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद करा था। तो दोनों अनुवादक और इनके जो मूल राइटर हैं यानी गीतांजलि श्री, दोनों को हाफ हाफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज मनी का जो है हाफ हाफ मिला है। इसके अलावा बुकर पुरस्कार 2022 जो है करुणा सेहान करुणा तिलका को मिला है। ये सेहान करुणा तिलका जो है ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। और इनके पुस्तक का नाम क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो द सेवन मून ऑफ द सेवन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, ये जो है इनके पुस्तक का नाम है, सेहान करुणा तिलका के पुस्तक का। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका के हैं। अभी आपने राम सेतु पिक्चर देखा ही होगा, मैं कल देख रहा था लेकिन यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखाया, आधा ही दिखाया, आधा के बाद आवाज ही गायब हो गया। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaHCO3 है। सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं जी इसे, है ना, सोडियम बाई काम वाली बाई नहीं जी, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं आपको किसको? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, जो मिठाई वगैरह रसगुल्ला वगैरह में पड़ता है ना। इसके अलावा एक धोने वाला सोडा होता है Na2CO3, से खाली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बाई शब्द को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने वाली बाई तो बेकिंग सोडा लेके चला गया तो इसमें से बाई हट गया, तो ये हो गया आपका धोने वाला सोडा। इसके अलावा है एक जी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, रासायनिक भाषा में कास्टिक सोडा कहा जाता है। एक आपका NaCl याद रखना होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहते हैं। एक आपका CaOCl का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक आपका MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एक आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये जितने भी मैंने फार्मूला कहा ये सभी VVI है। एग्जामिनर पता नहीं कौन से नशे किए रहते हैं, ये सब छोड़ के इसी में से पूछेगा, है ना, यही से पूछेगा बार बार, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसान विभाग पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इंडियन पोस्टल ने, ठीक है, इंडियन पोस्टल ने किसान विभाग की जो है शुरुआत की थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ADB में D का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए बैंकिंग क्षेत्र से जो है आपका ADB में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका फुल फॉर्म जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है इसका। तो डी का पूछा है तो डी का हो गया विकास, है ना, तो है ना, एशियाई विकास बैंक। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है गुरु? तो फिलीपींस में है। फिलीपींस कहाँ पे है गुरु? तो फिलीपींस जो है आपका मनीला जहाँ है ना, फिलीपींस के अंदर मनीला फिलीपींस की राजधानी है, तो ADB का मुख्यालय मनीला में है, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है ये भी आपका मनीला में ही है, ठीक है। और राष्ट्रीय वाला चावल संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है। तो चारों क्वेश्चन मनीला से जरूर याद रखें। ADB का मुख्यालय मनीला, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान जो है मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी है। और राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक के अंदर है। इसके अलावा ADB की स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मनीला अगर आपसे पूछे कि भारत के किस दिशा में है भाई, तो ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो ये भारत से जो है हमको थोड़ा नक्शा बनाने नहीं आता है गुरु, माफ करना। तो मनीला यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है मनीला, यहाँ पे, तो इनके पूर्व दिशा में है, ठीक है। इसके अलावा MSP का फुल फॉर्म तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका MSP का होता है। एक MCP भी होता है जो आपके कर्मचारी वगैरह को दिया जाता है, MCP, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 12 जुलाई सही है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था।
इस जुलाई और अगस्त में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, सही है जी, एकदम सही है, एकदम सही, कोई गलती नहीं है, याद आ गया एकदम बढ़िया से। 12 जुलाई 1982 को हुआ था और ये समिति का नाम था आपका शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की अनुशंसा पे किया गया था। कृषि के क्षेत्र में ये सबसे बड़े शाख हैं जो आपका जो है वित्त मुहैया कराता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये आपका के.वी. साजी है। कौन है? के.वी. साजी है नाबार्ड के अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य इंडिया में कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, अग्रणी राज्य है कॉफी उत्पादन में, है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे बड़ी डेल्टा, तो सबसे बड़ी डेल्टा आपका इंडिया ही नहीं, सुंदरबन डेल्टा पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अगर आप पूछे कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाया जाता है तो बता देना भैया मैनग्रोव वन पाई जाती है। मैनग्रोव वन जो है दलदली वाली वन होती है जो काफी सारे जो है प्राकृतिक मतलब जीव जंतु का नेचुरल जो है आवास होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो कर्नाटक से कुछ और भी ले लीजिए। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बराही नदी पर है जिसका नाम है कूचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और विश्व के सबसे बड़ी जलप्रपात एंजील जलप्रपात है जो आपका वेनेजुएला के में है। ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, हर चीज को रिलेट करके पढ़ा कीजिए, अच्छा रहेगा। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। मैं एक यहाँ पे हड्डी बना देता हूँ, ये रहा हड्डी, और हड्डी से हड्डी को जो जोड़ते हैं तो इसे जो है लिगामेंट कहा जाता है, और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ते हैं तो उसे टेंडन कहते हैं। ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। जहां भी लॉजी शब्द लग जाए समझिए ये जो है अध्ययन से पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू महोदय कर रहे थे। इसमें क्या ऐसा हुआ था कि बार बार एग्जाम में आ जाता है? तो इसमें हमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हमने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, और ये अधिवेशन हो रहे थे कलकत्ता में। अध्यक्षता संभाल रहे थे दादा भाई, ठीक है, नारौजी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, स्वराज का प्रयोग हुआ कोलकाता में, लेकिन पूर्णतः स्वराज की जो लक्ष्य रखा हमने ये 1929 लाहौर अधिवेशन में रखा। अगला प्रश्न हमारा, 12 नगर शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। देखिए गुजरात काफी जो है मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि गुजरात काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। जब मोदी ही गुजरात से बिलोंग कर रहा हो तो ट्रेंड में तो चलेंगे ही, है ना। तो गुजरात से कुछ ले लीजिए तथ्य जो सब दिन बताते हैं। एक आपका मोढेरा का गांव जो है अभी अभी कीर्तिमान रचा है कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित इंडिया का पहला गांव है। ठीक है। इसके अलावा एक है पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में है। एक है आपका जी स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के एकता नगर में है जिसे पहले आपका केवड़िया कहते थे। और इसी एकता नगर, कहाँ से आया एकता नगर नाम? तो आपको मालूम होगा कि 31 अक्टूबर को इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो यहीं से ये नाम निकल के आया एकता नगर। चूंकि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो इंडिया में इस समय खड़ा प्रतिमा में सबसे ज्यादा लंबाई की प्रतिमा भी है। ठीक है। इसके अलावा धोलावीरा जो हड़प्पा साइट है ये आपका जो है धौलावीरा जो है ये आपका भी गुजरात के अंदर है। धौलावीरा के अंदर जो है आपका खेल का मैदान का जो है साक्ष्य की खोज की गई है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये यूनेस्को में शामिल होने वाला अंतिम भारतीय साइट है। ठीक है, 40वां। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे मिला? अभी मैंने देखा, आपने देखा कि भाई मैंने बद्री नारायण को मतलब हिंदी में देने के लिए क्वेश्चन रखा था। अब अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया है, ठीक है, अनुराधा राय को दिया गया है आपको अंग्रेजी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। और पास्कल के सिद्धांत पे क्या क्या कार्य करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोलिक, माफ कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक तो एसिड होता है। हाइड्रोलिक शब्द जहां भी लगा रहे, चाहे तो ब्रेक हो चाहे तो लिफ्ट हो, जो भी हाइड्रोलिक पे काम करता है ये सभी पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनते हैं और उसमें जो गड्ढा कर ऐसे गड्ढा खोदने का काम होता है, वो प्रेशर से ही खोदा जाता होता है, वहां पर भी हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहे होते हैं। गाँव घर में आप पहले देखते होंगे कि ट्रैक्टर पे ऐसे टेलारी होता था, तो यहाँ पे क्या, यहाँ मान लीजिए ट्रैक्टर है, ये इंजन है, तो यहाँ पे टेलारी होता था, तो इसमें से जो है बेलचा से बाहर सामान फेंक देते हैं। आजकल सीधे क्या करता है, ऐसे सीधे उठा देता है ना। तो ये जो एक रॉड रहता है ऐसे उठता है, तो यही हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं आपका अबुल फजल। अकबरनामा अकबर से संबंधित है। अकबर जो है 3rd मुगल बादशाह हुए थे। अकबर के काल को मुगल काल के जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा अकबर की जो राजाभिषेक हुई थी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कलनौर में हुई थी। अकबर के प्रारंभिक दिनों का संरक्षण कौन है? तो बैरम खां है। इसके अलावा अकबर ने किस चीज का निर्माण कराया है? तो आपका फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया है। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर है। फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या अशोक थोड़ी, अकबर का जो प्रार्थना भवन है, उपासना भवन है, इसका नाम इबादत खाना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। पूछता है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न हमारा कि पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ में पूछे गए थे, वहीं से लिया हूं। तो पूमा कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री जो है ये वर्तमान में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाँ ये कुछ बताना चाह रहा था यहाँ पे, हाँ डूरंड कप जो है, डूरंड कप जो है 2022 वाला, ये आपका सुनील छेत्री का टीम ही जीता है। बेंगलुरु एफसी यानी फुटबॉल क्लब मुंबई सिटी एफसी को हरा के। यही चीज बताना चाह रहा था, आपके एग्जाम में छप सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो पहला तो गुजरात है। यहाँ पे दूसरा हमने पूछ रखा है, तो आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी आंकी गई है, तो 7516 किलोमीटर के आसपास, जो भी ऑप्शन रहे बता देना, ठीक है। इसके अलावा भारत में सबसे छोटा सीमा रेखा वाला देश यानी तट वाला देश नहीं राज्य, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारतीय सभी राज्यों में सबसे छोटा है, तो ऐसे तटरेखा भी छोटा है। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह कब और किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और आई होप इसकी ईस्वी 1928 होगी, ठीक है। ध्यान इस ईस्वी को जरा एक बार मिला लेना, है ना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो सिर्फ अपने नॉलेज बेस्ड पे, मैं किसी चीज को सर्च वर्च करके नहीं पढ़ाता। एक आध क्वेश्चन जो नहीं आते हैं मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, फिर बाद में या फिर मिले मौका तो कभी सर्च करके आपको बता देता हूं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सर्च किया फिर एक मन बनाया कि इस हिसाब से मुझे पेश आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट की तरह ही आपके पास पेश आता हूं। जैसे मैंने तैयारी करके जो है निकला है यहाँ से, वैसे ही आपको जो है अपनी एक्सपीरियंस जो जैसा मैंने किया है वैसा आपको दे रहा हूं कि कुछ अच्छा हो जाए आपका, है ना। बस इतना ही आपकी भलाई सोचूंगा हर वक्त, और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है ये भारत का लैगून झील है, और ये भारत में सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने भारतीय साइट को रामसर साइट में दर्जा मिला है, तो 75 साइट को मिला है, ठीक है। रामसर साइट में सबसे अधिक जो आपका जगह है ये आपका इंग्लैंड का है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फेब को मनाया जाता है। ये भी रामसर साइट से संबंधित बात है तो बता दिया यहाँ पर। चिल्का झील जो है ये खारे पानी का झील है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इंडिया में सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है ये आपका बुलर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बारे में ये नहीं पूछा जाता है कि कहाँ है। जब बुलर झील के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से निर्मित है, यानी प्लेट टेक्टोनिक जो है थ्योरी है उसके उपरांत जो है बना है, तो आपका बुलर झील बता देना, ठीक है। एक महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आपका लोनार झील है, ठीक है। ये उल्का पिंड से उद्दित झील है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भगत सिंह के साथ में बम कौन फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त। और जो आपका काकोरी ट्रेन घटना हुआ था उसके भी जो भी आपके मतलब कार्यभार संभाले थे इस घटना का, उनको भी ध्यान आपको रखना है, जैसे सूर्य सेन वगैरह, ठीक है। 1925 में हुआ था। तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, सिर्फ डराने के चलते। ये बात इतने बढ़ गए कि अंत में जो है भगत सिंह साहब को फांसी की सजा हो गई। और इत्तेफाक से शायद आज वही दिन है, 23 मार्च है आज, है ना। आज 23 मार्च है और सत नमन उनको जो हमारे लिए इतना किए, है ना। अगला, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये संघाई चीन में स्थित है। अब ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है ये तो आप जानते ही हैं, है ना, सबका नाम सही है। बी से आपका ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका फीफा के टॉप देश कौन से रैंकिंग में है वर्तमान में, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना जो है फीफा 2022 वाले जीतने के बाद अपने आप को टॉप पे ले आया। हालांकि पहले सेकंड पे था लेकिन अब टॉप पे हो गया है। आपको मालूम होगा कि अर्जेंटीना जो है फीफा 2022 के विजेता है और किसे हराए थे? तो फ्रांस को हराए थे। और फीफा 2022 कहाँ पर हुआ था? तो कतर के अंदर हुआ था, ठीक है। कतर देश की राजधानी कहाँ पर है? तो दोहा बता देना। इसके अलावा जो आगामी फीफा होगा 2026 में, ये मैक्सिको, कनाडा और आपका यूएसए के अंदर सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि भाई फीफा की स्थापना कब हुआ, तो 1904 बता देना। अगर आपको कोई कहे कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख बता देना। अगर आपको कहे कि ये जो वर्तमान में फीफा हुआ है उसमें जो तीनों गोल्डन वाला पुरस्कार मिलता है, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब्स, ये किसे मिले हैं? तो गोल्डन बॉल आपको याद रखना है लियोनेल मेसी को जो है ये गोल्डन बॉल मिला है, गोल्डन बॉल मिला है, ठीक है। और गोल्डन बूट मिला है एम्बाप्पे को, एम्बाप्पे इस प्रकार के नाम है, ये फ्रांस के हैं, खतरनाक हैं, इसे गोल्डन बूट मिला है। और एक बच गया आपका गोल्डन ग्लव्स, ये मिला है आपका एमिलियानो मार्टिनेज, याद हो जाएगा, नाम से मत डरिए, एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है। 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, उसे गोल्डन ग्लव्स मिला है। अगला, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन कपिलवस्तु गौतम बुद्ध के पिता के नाम है। यहाँ पर आपको सीखने के लिए कम से कम, नहीं ज्यादा तो कम से कम 50 चीजें, आराम से सुनिए। गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रहेगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। गौतम बुद्ध जो है आपका पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जो घर त्याग किए थे उसके महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, क्रमण इस प्रकार से कहा गया था। जो आपका प्रथम ज्ञान दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की तो महापरिनिर्वाण कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। बुद्ध का जो अंतिम समय है ये आपका मल्लों के संरक्षण में जो है गुजरा था, ये बात भी ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जातक हैं जिसमें बुद्धों के पुनर्जन्म की कहानी है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक आता है, त्रि का मतलब 3 होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। इसके अलावा बुद्ध धर्म का सबसे पहला उपदेश जो है ये आपका सारनाथ में दिया गया था। और बुद्ध जो है सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे।
श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। महाजनपद 16 हैं जिनके सभी का वर्णन, एक किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय, इस किताब में जो है आपका वर्णन है। देखिए जो ये महाजनपद वाला मैंने बताया कि भाई 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है, ये कोई फालतू बात नहीं है। इस प्रकार के 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि 16 महाजनपद का वर्णन किस निकाय में है, या फिर नचिकेता, नचिकेता का नाम आपने सुना है, नचिकेता प्लस यम का संवाद जो है ये किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में, ठीक है। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ये 3 क्वेश्चन आपने अगर अभी तक एग्जाम में नहीं देखा है, इसका मतलब आपने कम एग्जाम दिया है, ठीक है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगति होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है ये आपका होता है राजगीर के अंदर। कहां पर होता है? राजगीर के अंदर। कौन रहता है ये? अजात शत्रु रहता है। दूसरा होता है वैशाली के अंदर। कौन रहता है ये? कालाशोक रहता है। कालाशोक, इसका नाम है कालाशोक, कालाशोक है ना। तीसरा अशोक, अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, पीपी में, पीपीटी है ना। इसके अलावा चौथा जो है कनिष्क के समय जो है ये आपका कुंडलवन कश्मीर में। पाटलिपुत्रा का पीपीटीए कोड है रेलवे में, है ना। अगर आप रिजर्वेशन वगैरह कराए होंगे तो कभी पाटलिपुत्रा जाना होगा तो यही रहता है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है ना, कि देश भी है, आपसे पूछा गया था, है ना। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है जिसमें सबसे अधिक देश है, इस प्रकार से कुछ पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है सीआरपीएफ से, कुछ क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो ये आपका एशिया है ना। एशिया महादेश सभी महादेश में सबसे बड़े हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हर चीज के पीछे रीजन है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। एक ऐसा महादेश जो खुद में देश है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक ऐसा महादेश जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, तो ये भी है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महादेश जिसमें कोई जो है रेगिस्तान नहीं है, तो ये है आपका यूरोप। तो यहाँ पे 4 बातें आपने समझा। एक ऐसा महादेश जो खुद में देश है, ये है ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महादेश जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी है ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महादेश जिसमें कोई भी आपका जो है रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट नहीं है, तो ये आपका जो है यूरोप है, ठीक है। दिगंबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के 2 मुख्य शाखा है, श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और एक होते हैं दिगंबर। दिगंबर जो है कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है। जैन धर्म के जो 2 शाखा है ये तो आप समझ लिए। बौद्ध धर्म के भी 2 मुख्य शाखा होते हैं, हीनयान और महायान। ये जो बड़े बड़े शासक हुए कनिष्क वगैरह, ये आपके महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव, या फिर जैन धर्म के शुरूकर्ता कहिए। अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, वास्तविक कह के जोर डाल दिया जाए प्रश्नों पे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भगवान महावीर को ही बताना, जो आपके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, इस प्रकार की इन्होंने जो है ये दिए थे उपदेश, है ना। इसके अलावा कोयला म्यूजियम कहाँ है भारत में? देखिए कोयला म्यूजियम, सीएनजी टर्मिनल, बायोगैस प्लांट, ये सब अभी टॉप प्रायोरिटी पे है। शुद्ध हाइड्रोजन मिशन, तो ये सब आपके टॉप प्रायोरिटी पे है। कुछ नए काम जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो कोयला म्यूजियम असम में है, सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में है ना। बायोगैस वाला जो है आपका अभी अभी मैंने बताया इंदौर के अंदर है। शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट जो है असम में लगाया गया पहली बार। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, है ना। एक आपका अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? तो गर्भवती महिलाओं को सरकार के तरफ से आर्थिक मदद दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, ताकि जच्चा और बच्चा का पोषण सही हो सके। इसके अलावा सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी अभी CHSL के एग्जाम में पूछा था कि आपका खांसी होता कि आपका जो है
2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 2015 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। आपको याद होगा जब बीजेपी का फॉर्मेशन होता है 1980 के अंदर, तो प्रथम अध्यक्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही ऐसे पीएम हैं जो इंडिया में सबसे कम दिन के तक जो है पीएम का कार्यभार संभाले हैं, मात्र 13 दिन तक। इसके बाद में जो है पीएम का एक फुल फ्लेज कार्यभार भी इन्होंने संभाला है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय जो है वक्ता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे कैरेक्टर थे, अब तो नहीं है हमारे बीच, सत सत नमन इनको। अगला, सूखा सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। देखिए सूखा सेल कहिए या प्राथमिक बैटरी कहिए, ठीक है, प्राथमिक बैटरी भी कह सकते हैं या सूखा सेल कहते हैं, सूखा सेल और लेक्लांचे सेल। तो सूखा सेल को प्राथमिक बैटरी कहते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में फॉर्मेशन होता है। कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी हो, इसमें एक ही काम होता है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में फॉर्मेशन। इस शिफ्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे पैटर्न पे आपको सीआरपीएफ के एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विद्युत मोटर किसको किस में रूपांतरित करता है ना। इसके अलावा जो आपका डायनेमो है वो किसको किस में रूपांतरित करता है? तो मैंने कहा था भाई डायनेमो और मोटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। डायनेमो क्या होती है गुरु? एक गांव घर में जब पहले मोटरसाइकिल का इतना बोला बाला नहीं था तो आपने साइकिल बहुत देखा होगा, है ना। इस प्रकार से साइकिल हुआ करते थे गांव घर में, है ना। ये कैरियर मान लो, है ना, ये मोटर गार्ड और ये आपका चेन मान लो यहाँ पे। तो ये गांव घर में साइकिल हुआ करता था। तो उस समय साइकिल में अंधेरे में भी सफर करना पड़ता था। तो भाई यहाँ पे कार्बन की ब्रशेस लगे होते थे और जब ये रिम घूमता था तो इसके घर्षण से जो आपका पैदा होता था उष्मा, इसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। और यहाँ पे एक डायनेमो लगी होती थी जो आपका जलता था, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यानी जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है, जो पाठ ऊर्जा यानी कोई भी टूल वगैरह से उत्पन्न ऊर्जा है, यांत्रिक बोलते हैं उसको, मशीनरी ऊर्जा बोलते हैं। तो इससे जो है उत्पन्न करते हैं हम विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन विद्युत मोटर में क्या होता है कि हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं। पंखा घुमाता है, यंत्र को घुमाते हैं, तो क्या विद्युत ऊर्जा देके घुमाते हैं ना। तो ये सब विजुलाइज करके भी आप देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। सूखा सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलते हैं। सेल भी आपका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और सेल का जो आविष्कारक है वो बोल्टा को बता देना, प्रोफेसर बोल्टा, है ना, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सेल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल भरा जाता है? तो H2SO4 भरा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। चाहे तो कार का सेल हो, चाहे तो मोटरसाइकिल का सेल हो, चाहे तो रेडियो बजाने के लिए सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसे, रसायन का राजा, ठीक है। सेकेंडरी सेल उसे कहते हैं जो सेल एक बार जो है आपका डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके, तो उसे सेकेंडरी सेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, फिर ले जाके इसमें चार्जर पॉइंट में दोनों में लगा दो, दो चुट्टा, है ना, आपका चार्ज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इससे आता है कि भाई जो एसी को डीसी में बदलता है, एसी इंटू डीसी है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे रेक्टिफायर बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे जो है आपका हिंदी में क्या बोलते हैं जी? रेक्टिफायर को संधारित्र नहीं बोलते हैं। हिंदी याद नहीं आ रहा है बॉस, है ना। जो रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलता है, और जो आपका डीसी को एसी में बदलने का काम करता है ये आपका क्या होता है? इन्वर्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा 1991 में आर्थिक मंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। देखिए मनमोहन सिंह के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा पोस्ट होल्ड नहीं किया? तो ये काफी सारे पोस्ट होल्ड किए हैं। वित्त मंत्री रहे हैं, पीएम के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, आर्थिक सलाहकार, खुद पीएम रहे हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, विदेश सचिव भारत सरकार, सॉरी वित्त सचिव भारत सरकार रहे हैं, है ना। तो इतने बात जो है आपको मनमोहन सिंह के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं?
तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या 8 है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें मैंने आपको दूरी के हिसाब से ग्रह बताया था, सूर्य के दूरी के हिसाब से। ये सूर्य है, सबसे छोटा बेटा किसी भी पेरेंट्स को सबसे प्यारा होता है, तो बुध सबसे छोटा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है, अपने पिताजी के सबसे नजदीक हैं। दूसरे स्थान पे है शुक्र, क्योंकि दो बहन में काफी लगाव होता है, तो पृथ्वी का बहन है शुक्र। और तीसरे स्थान पे है पृथ्वी, है ना, तो अपना जो है दोनों में बहुत लगाव है, इसीलिए पहले जो है बड़ी बहन तब छोटी बहन। इसके अलावा जो आपका पृथ्वी के बाद आ जाएगा जी मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा जी जुपिटर, बृहस्पति के बाद आ जाएगा जी शनि, शनि के बाद अरुण और लास्ट में आ जाएगा वरुण। तो ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम है। अब आप आ जाइए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़का हो जाता है जुपिटर, दूसरे स्थान पे सैटर्न, तीसरे स्थान पे अरुण, चौथे स्थान पे वरुण, पांचवें स्थान पे अर्थ, छठे स्थान पे जो है आपका मंगल, मंगल, सातवें स्थान पे आपका शुक्र और आठवें स्थान पे जो है आपका मरकरी बुधा। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम। अच्छा, दो ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई उपग्रह नहीं है, एक तो शुक्र है और एक तो बुध है। इसके पास 9 उपग्रह, 0 लड्डू। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह की बात कर ले तो बन गया था शनि, लेकिन शनि से फिर ये टोपी हट गया, फिर से बन गया बृहस्पति। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक उपग्रह ककरा पास है रे भाई, तो बृहस्पति बता दियो, है ना, बृहस्पति के पास है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है भाई? हाँ है ना भाई, और कुछ है। एक निकस ओलंपिया पर्वत पाया जाता है, निकस ओलंपिया पर्वत। तो निकस ओलंपिया पर्वत जो है ये मार्स के ऊपर है, मंगल के ऊपर है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है लगभग कई गुना ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब देखा किसने है ये तो मैं भी नहीं जानता, है ना। इसके अलावा जो ग्रह वगैरह से आएगा क्वेश्चन आपका, ये आ सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य को बता देना है भैया एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? तारा है, सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य का टेम्परेचर जो बाहरी सतह का है 6000 सेल्सियस मापी गई है। इसके अलावा सूर्य के बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्या है? संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। और विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बड़े नाभिक जो है टूट टूट के छोटे छोटे नाभिक का निर्माण करता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होता है वो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो सूर्य से प्रकाश मिलती है वो संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विखंडन अभिक्रिया में कैडमियम और बोरॉन के क्षार का क्या इस्तेमाल है भाई? तो कैडमियम और बोरॉन के क्षार का जो इस्तेमाल है ये नियंत्रक क्षार के रूप में काम करता है। किस चीज के रूप में? नियंत्रण रॉड या फिर नियंत्रक क्षार के रूप में काम करता है। आपसे पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम है वो कौन करता है? मॉडरेटर। तो D2O बता देना, भारी जल जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, और ग्रेफाइट भी इसका काम कर लेता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और भारी जल जो है मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो कैडमियम और बोरॉन है ये आपका नियंत्रक क्षार के रूप में इस्तेमाल होता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगर आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने देखा, तो आपने बता देना है फर्मी। और ये फर्मी कौन थे? तो शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाँ, एक बात में निकल गया था भाई कि ड्यूटेरियम, तो बता देना हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। पोर्टियम से स्टार्ट होता है हालांकि, है ना, मैंने उल्टा बता दिया है। 3 याद रखना। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। हर्षचरित जो है बाणभट्ट लिखे हैं। हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में है, और हर्षवर्धन स्वयं 3 किताब लिखे हैं। कौन कौन सा? नागानंद लिखे हैं, नागानंद। एक का नाम है जी रत्नावली, और एक का नाम है जी प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये तीनों किताब के राइटर हर्षवर्धन स्वयं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हर्ष के जो गुणगान किए हैं वो बाणभट्ट, क्योंकि हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसका खाएगा उन्हीं का गाएगा। अगला प्रश्न हमारा, होलीडे नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में होलीडे नेशनल पार्क को लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, उस साइड से कुछ नेशनल पार्क आपको याद रखना है ना, जैसे काजीरंगा, ये भी आपका जो है घूमने वाला पैलेस है।
हिल स्टेशन टाइप का नेशनल पार्क है काजीरंगा, और ये भारत का भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, K2 के बाद यानी गॉडविन ऑस्टिन के बाद, जो आपका भारतीय राज्य सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मानस हो जाएगा जो असम के अंदर है। इसके अलावा मानस, कांजीरंगा भी असम के अंदर है, और डिब्रू सखोवा भी आपके असम के अंदर है। तो ये सभी असम के अंदर है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल आया है, तो पश्चिम बंगाल में डेल्टा के बारे में समझा दिया था, पश्चिम बंगाल में ही है। इसके अलावा 50 एक्टरों की सूची में भारत का एकमात्र एक्टर कौन है जिसे 2022 में जगह दिया गया है? तो ये शाहरुख खान है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2022 में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? केबी साजी है, अभी अभी बताया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति की अनुशंसा पे, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में केबी साजी जो है इनके अध्यक्ष है। नाबार्ड जो है कृषि सेक्टर में सर्वोच्च संस्था है जिन्होंने लोन मुहैया कराना है। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस लड़ाई में जो है अकबर विजय रहा था। दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के नहीं रखने का हमारा एक ही कारण है कि आप लोग अगर लिख के रखते सिर्फ सुन लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा, अगर आप तत्पर हैं, आप ध्यान से देख सुन रहे हैं, तो आपको गारंटी रखिए 90% चांस है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्या फुर्सत की क्षण है, आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत की दूध की लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसमें हेमू बाबा का हार, अकबर बाबा का जीत। ठीक है, इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर बाबा का विजय हो जाता है इसमें, और मुगल वंश की स्थापना हो जाता है इंडिया के अंदर, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है 5 वंशों के कार्यकाल के बाद। इसके अलावा पानीपत की एक तृतीय लड़ाई होती है 1761 में होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें जो है अहमद शाह की विजय हो जाती है। अच्छा, एक होता है आपका पलासी का युद्ध जी। पलासी का युद्ध कब होता है जी? 1757 में। इसमें कौन थे भाई? अंग्रेज के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर थे बंगाल का नवाब। ठीक है, एक होता है जी आपका बक्सर का युद्ध 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में, इसमें त्रिगुट सेना थे, मुगल के बादशाह के सेना, अवध के नवाब के सेना, और आपका बंगाल के नवाब के सेना। ठीक है, और इधर से अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। लेकिन जीता कौन? मुनरो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध के उपरांत ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत अंग्रेजों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी का मतलब जो है ये वाला दीवानी नहीं कि दीवाना बन गए भर दिन गीत गाते फिर रहे, अरे वो दीवानी नहीं। दीवानी का मतलब जैसे लीज होता है ना, लीज, कोई चीज आप लीज पे लेते हो कि भाई 10 साल मैं इससे कमाऊंगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो उसी प्रकार उस चीज का भाड़ा पे करेगा और उससे जो भी टैक्सेस होगा अंग्रेज को होगा। इस प्रकार की दीवानी शब्द वहां पे इस्तेमाल किया जाता था उस समय। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश किस वंश के बाद स्थापित हुए थे? तो नंद वंश के। ये नंद वंश के कौन थे वो शासक? तो धनानंद, कहीं कहीं इसे घनानंद भी कहते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि घनानंद है कि धनानंद है। चलो घनानंद है बहरहाल, है ना। ये जो है चाणक्य को जो है चैलेंज कर दिए थे, और चाणक्य ने इन्हें विनाश करने का चैलेंज किया था, है ना। बाद में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका विनाश किया, और बाद में नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी हैं ये आपके चाणक्य हैं, जिसे विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर IPL 2022 में किसे घोषित किया? तो उमरान मलिक को किया गया था, है ना। उमरान मलिक ये आपका जम्मू कश्मीर के हैं, बंदा में दम है, तेज बॉलिंग करता है, काफी मदद मिलती है इनके बॉल को कोई सा भी पिच पे, और जो है विकेट चटका देते हैं। तो उमरान मलिक को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था पिछला IPL में। नेफ्ट में ई का मतलब क्या है? आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर किए ही होंगे, तो ई का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है ई का मतलब। इससे जो है पैसा एक जगह से दूसरे जगह सेकेंडों में भेजवा भैया। इसके अलावा एक RTGS सिस्टम भी है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। एक ECS भी होता है इसी टाइप का, है ना। ECS भी होता है ना, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है इसका, है ना। इसके अलावा विटामिन D के कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स में क्या होती है? तो ये हड्डी की बीमारी है। हड्डी बकराकार हो जाता है, वृद्धि नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है, टेढ़ा हो जाता है ना। कुबरा उबरा जो निकल जाता है ना, ये रिकेट्स का ही लक्षण समझिए जब जटिल हो जाती है। विटामिन A के जो रोग होते हैं ना, वो मतलब कमी से जो होते हैं ना, ये आंख के रोग होते हैं, जैसे मोतियाबिंद, रतौंधी,
जो भी है आपका आंख में जो भी बीमारी होते हैं ये आपका विटामिन ए के कमी से हो जाती है। विटामिन बी 1 तो कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है, और विटामिन बी 1 को हम थायमीन कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगता है। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सभी प्रकार के सिट्रस फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। साथ ही साथ विटामिन सी त्वचा को ग्लो करने के लिए काफी जो है फायदेमंद माना जाता है। बाल वगैरह जो पकने लगते हैं लोग, तो उसे आंवला वगैरह खाने का सलाह दिया जाता है, यानी विटामिन सी यहाँ भी फायदा करता है। जैसे आपने गार्नियर का क्रीम देखा होगा, फेयर लवली देखा होगा, है ना, लिखा रहता है अतिरिक्त विटामिन सी। अरे वाह। शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, इसे शॉर्ट में सेबी कहते हैं। सेबी का मुख्यालय आपका जो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये शायद माधवीपुरी बुच जो है अब बदल गया है, तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो 1988 में हुआ था, 1990 में इसे दर्जा दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हाँ, माधवीपुरी बुच से ये बात जरूर याद रखेंगे कि ये जो है बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष था। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है, मराठा समाज का पहला पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा समाज के पहला पेशवा थे। ठीक है। मराठा समाज के संस्थापक 1627 ईस्वी में कौन थे? तो ये आपका शिवाजी महाराज थे। जय शिवाजी जय भवानी। तो ये आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछा जाता है कि जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी उसमें मराठा के तरफ से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ, ये जो है आपका जो है मराठे की तरफ से जो क्या था, मतलब चीफ बला सेना था, यानी सेना नायक कह सकते हैं। रबी की फसल कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो रबी की फसल जो है देखिए, जो भी ठंडी के महीने में जो है होता है तो रबी का फसल होता है, यानी जो बाग किया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गया, खेसारी हो गया, तीसी हो गया, सरसों हो गया, तो ये सब आपके रबी के फसल हैं। और जो बारिश के समय पे बोया जाता है या लगाया जाता है उसे खरीफ के फसल कहते हैं, जैसे धान हो गया, पटसन हो गया। इसके अलावा जो इन दोनों समय के बीच में जो खाली टाइम बचता है गैप, इसमें लगा दिया जाता है। जैसे अभी गैप आ जाएगा, जैसे अभी गेहूं कट जाएगी ना, तो उसके बाद जो है धान के बोने तक गैप आ जाएगा, तो इस गैप वाले पीरियड को हम जायद फसल कहते हैं। इसमें हम तरबूज, खरबूज वगैरह नदी के किनारे आपने काफी बार देखा होगा कि लोग लगा देते हैं, जिसे जायद फल कहते हैं। सिक्किम राज्य से कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, जैसे अभी अभी आया था कि सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना। कैमा राज बना, बैसवा राज बना, कब बना? 1975 में बना, है ना। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। सिक्किम जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है अपने पास अपने अंडर रखता है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सिक्किम में जो है कंचनजंगा है, जो है जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, कंचनजंगा नेशनल पार्क या फिर कंचनजंगा पीक, दोनों सिक्किम के अंदर स्थित है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे मिला? मैंने अभी भी बताया था, एमिलियानो मार्टिनेज, है ना, किलियन एम्बाप्पे और लियोनल मेसी, इन तीनों को मिला है अलग अलग। ठीक है। इसके अलावा फीफा 2022 बता ही दिया था, मुख्यालय वगैरह 1904 ज्यूरिख में है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत के प्रथम वायसराय था। ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, लेकिन जो है लॉर्ड कैनिंग के समय से इसे वायसराय कहा जाने लगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से जो है आग पकड़ लिया था, यानी भड़का था। इसके अलावा चर्बी वाला कारतूस जो है इसके तत्कालिक कारण थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकल के आया कि जो भारत की सत्ता, मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, इस पे जो निगरानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाद में ये जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी ब्रिटिश ताज के पास चला गया, यानी ब्रिटिश महारानी के पास से जो है ये ऑपरेट होने लगे इंडिया हमारा। इसके अलावा लौह स्तंभ किससे संबंधित है? तो विक्रमादित्य। अभी अभी हमने कहा था कि विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो ये आपका आर्यभट्ट, जो सोवियत संघ से छोड़ा गया था 1975 के अंदर, ये भारत का पहला उपग्रह था। इनमें से कौन सा अधातु है? इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो है सभी तो अधातु के ही उदाहरण है, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह तत्व में आ जाता है, फास्फोरस और सल्फर। तो आप जो है यहाँ से ये तीनों ही लग रहा है। ठीक है। तीनों तो अधातु है, कोई भी धातु नहीं है।
उपधातु जो है ये सिलिकॉन, बेरेन, जर्मोनियम है, और उपधातु जो है हमारे जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, उपधातु से काफी क्वेश्चन आते हैं। आवर्त सारणी में 20 जो है आपका अधातु है और 7 उपधातु है, और जो बचा खुचा यानी 91 जो है ये आपका धातु है, इसीलिए टोटल जो है 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले महोदय हैं और प्राचीन वाले के खोजकर्ता मेंडलीव महोदय हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। प्राचीन वाले में जो था 7 गो आवर्त तो था ही, लेकिन जो है 9 गो वर्ग था। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक Z120 को किस वर्ग में रखे जाने की बात कही गई है। हालांकि ये पूर्णतः काम पूरा नहीं हुआ है, जब होगा तब कहाँ रखा जाएगा, तो सेकेंड वर्ग में बता देना, क्योंकि एससीएम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक की स्थापना मैंने अभी भी बताया 1966 में फिलीपींस मनीला के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा 23 दिसंबर को किसकी जयंती मनाते हैं, अभी मैंने 25 दिसंबर का बताया था, अब 23 दिसंबर का बता रहा हूं। तो चौधरी चरण सिंह, ये भी भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना, जिनके मतलब जन्मतिथि पे जो है हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में किस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो बता दे रंगप्पा मंदिर और धौलावीरा को एक ही साथ शामिल किया गया था। तो रंगप्पा मंदिर कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर। ये 39वां साइट बना था जो यूनेस्को में गया था, और 40वां साइट जो है गुजरात हड़प्पन साइट, ये 40वां बना था जो अंतिम है। और जो नेक्स्ट साइट का जो हमारे तरफ से रिकमेंडेशन गया है, ये आपका हेलीवीड के द्वारा जो द्वार समुद्र में जो बनाया गया है मंदिर, उनका गया है। ठीक है, होयसल का। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। आंद्रे अजोलो वर्तमान में इनके चीफ हैं, और यूनेस्को में सबसे अधिक जो है इटली के साइट शामिल है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, अपना 40 साइट शामिल है, और रामसर में अपना 75 साइट शामिल है। नेपाल का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री करेंट सेक्शन से बने हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन का अपवहन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निर्माण में आपसे क्वेश्चन पूछता है और दे देगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लगाया गया था। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो देखिए पेचिस मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया को हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि मादा एनीफिलीज मच्छर जो है, एनीफिलीज ये जो मच्छर है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का संचार करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। इसी से जो है आपका मलेरिया होता है, जिसमें ज्यादा तेज बुखार के साथ जो है शरीर बदन दर्द करता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, एड्स जो है ये एड्स और पोलियो ये दोनों वायरस से होता है। जहां पोलियो में पोलियो वायरस लगता है, यही एड्स में आपका एलिसा का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एलिस्टा टेस्ट। इसके अलावा टेटनस जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है ना, टेटनस हो जाएगा। टेटनस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे ही लॉकजा नामक बीमारी कहते हैं। ये टेटनस का ही रूप है, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। जब कोई कुछ चुभ उब जाता है तब ही टेटनस होता है आदमी को। टीडीएस में टी का फुल फॉर्म क्या है, तो टैक्स होता है टीडीएस, है ना। टीडीएस फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म 60, जो भी एम्प्लॉय है वो अच्छे से जानते होंगे इस बात को। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना। गंगा की सेकेंड सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन। चंबल नदी जानापुर मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आरोग्य आवास योजना का संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संबंध ग्रामीण आवास योजना से है, PMGAY, PMGAY। तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। वर्ष 2022 तक भारत के सभी ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों पर घर को उपलब्ध कराना इनका मेन लक्ष्य है ना। चंद्रमा का पर्यायवाची से ये मैंने नहीं रखा। इसके अलावा कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे, तो तेनालीरामन जो है कृष्णदेव राय के राजकवि थे। कृष्णदेव राय एक किताब लिखा है आमुक्त माल्याद नामक जो है कृष्णदेव राय जो है किताब लिखे हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महामंत्री हुआ करते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। शिवाजी के दरबार में भी 8 मंत्री होते थे जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। अकबर के दरबार में 9 मंत्री होते थे जिसे नवरत्न कहा जाता है। मंत्री कहने का मतलब भैया कवि था यहाँ पे, है ना, मंत्री नहीं कह सकते, कवि वगैरह कहिए। इसके अलावा कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए शासक हैं जो 1509 से लेकर 1529 तक शासन किए थे। ठीक है, इसके अलावा
जो आपका कृष्णदेव राय का प्रमुख पुस्तक आनमुक्त मल्याद है, जो अभी बताया। जालियांवाला बाग कहाँ है, पलासी कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। और बार्डीवास कहाँ है, एक बार्डीवास का युद्ध हुआ है जो इंडिया के स्वतंत्रता में निर्णायक मोड़ ले लिया था। ये जो है फ्रेंच सेना और इंग्लिश के सेना के साथ हुआ था। तो इसमें फ्रेंच सेना की बुरी तरीके से हार होता है और अंग्रेज तो बीतते चले गए, क्योंकि उस समय उसका काल ही पॉजिटिव चल रहा था, अत्याचार भी करो और खुश भी रहो, ठीक है। तो काल पॉजिटिव चलता है तो ऐसे ही होता है, जब लतारा जाता है ना तब बढ़िया से लतारा जाता है। तो इसमें जो है बार्डीवास का युद्ध ये 1760 में हुआ था इंग्लिश और फ्रांसीसी के बीच। तो फ्रांसीसी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जो बार्डीवास जगह है मित्र, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। एक आपका जालियांवाला जगह है मित्र, यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल और डायर ने गोली चलवा दिया था, ठीक है। तो ये जो नरसंहार हुआ था, ये आप जालियांवाला बाग जो है अमृतसर के अंदर स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1919 में जो आपका ये एक सुधार आया था, उसका बहुत अच्छा सर्वग्राह नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 1909 का जो आया था, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट नामक एक अंग्रेज ने कानून पारित किया था। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था, यानी शक के दायरे में रख के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ऐसी कानून से दूर करने के लिए भारतीय नेता और कुछ जो लोग हैं वहाँ के, वो बैठ के जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग, जिसमें जाने और आने के लिए एक ही रास्ता था, उसी में बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। हालांकि उससे पहले सैफुद्दीन किचलू वगैरह की गिरफ्तारी हो गई, तो इसको लेकर माहौल गर्म था, इसीलिए बैठक हुई थी। तभी जो है ये खबर कोई मुखबिरी कर देता है अंग्रेज को, जनरल डायर को, उन्होंने गोली चला देता है। बाद में जो है हंटर जो है कमीशन का गठन होता है इसकी जांच के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहादुर शब्द का विपरार्थक क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हिंदी पूछते हैं। तो कायर, भीरू, डरपोक। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अभी आपने हर्ष चरित्र के लेखक देखा था, ये है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, है ना। इसे बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका हर्षवर्धन लिखे हैं, बता दिए। हर्ष चरित्र के लेखक बानभट्ट है, बता दिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था भैया, तो भारत में जीएसटी जो है ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के उदाहरण है। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 279A है, जिसे जीएसटी परिषद के आर्टिकल कहते हैं, और इसके अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी से संबंधित जो संविधान में संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। सबसे पहले भारत में जीएसटी लगा था असम राज्य के अंदर। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसा कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस समझते ही होंगे। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है कि जैसे मैंने आप इनकम टैक्स जैसे कि मैं पे करता हूं, तो इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट जो है आपका किसको जाता है, तो सरकार को चला जाता है मेरे पास से डायरेक्ट। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे हमने साबुन खरीदा दुकान से, तो उस पे जो मैक्स रिटेल प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड है। तो इन्होंने भी इतना पैसा दुकान वाला लिया, और टैक्स जो कौन पे करेगा, तो जो इनसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन हम दे किसको रहे हैं, दुकान वाले को। तो इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। हर चीजों को समझेंगे, काफी अच्छा रहेगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ क्या होता है, निश्चिंत होना। इस प्रकार के जो पूछे जा सकते हैं आपसे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है, तो चूफाट, याक, खुकरी, ये तीनों ही नृत्य जो है, खुकरी में क्या होता है, एक इस प्रकार का चाकू टाइप का होता है ना। मुझे तो नहीं आएगा बनाने, है ना, मुझे नहीं आएगा बनाने दोस्तों। इस प्रकार से जो है एक चाकू टाइप का होता है ना, जो नेपाल वगैरह में यूज किया जाता है, खुकरी, है ना, खुकरी बोलते हैं। लोसांग त्योहार भी आपका सिक्किम में मनाया जाता है। एक त्योहार का नाम है आपका सागा दावा, तो ये भी आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है। लोसांग जो है बेसिकली बौद्ध धर्म के त्योहार हैं, जो आपका माफ कीजिएगा, लोसांग बेसिकली सिक्किम मनाया जाता है। और जो लोसार है वो है आपका बौद्ध धर्म का त्योहार, लोसार। तो ये आपका, ये भी बौद्ध धर्म से है, लेकिन ये इंडियन बौद्ध धर्म के नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्किम इंडिया का भाग था ही नहीं। लोसार जो है ये बौद्ध धर्म से है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के लोग मनाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के लोग मनाते हैं, और लद्दाख के लोग मनाते हैं लोसार, और लोसांग मनाते हैं सिक्किम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नौखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नौखाई त्योहार जो है उड़ीसा मनाया जाता है। गोटी पुआ जो नृत्य है ये भी आपसे पूछा गया है 2 करोड़ बार, ये भी उड़ीसा के अंदर है। घुमरा नृत्य है, ये भी उड़ीसा के अंदर है। छऊ नृत्य है, उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथ यात्रा है,
धनु जात्रा त्योहार है, तो ये सभी उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील है ना। इसके अलावा बतुकम्मा बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में होता है, जिसमें बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मांडू और मलखम्ब, एक मलखम्ब खेल होता है जो मध्य प्रदेश में होती है, काफी पैमाने पर, ऐसे तो इंडिया में हर जगह होती है। इसके अलावा हेमिस महोत्सव जो है ये आपका लद्दाख में होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर होता है हेमिस महोत्सव, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हेमिस जो है एक आपका नेशनल पार्क का भी नाम है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इसी प्रीमिसेस में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, इसके अलावा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान का संज्ञा दिए थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे जितना मैंने बात वो बताया इतना ही लिखा हुआ है, चलते हैं आगे। इसके अलावा जो हमारा गुलाब और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कलबेलिया राजस्थान से संबंधित है, गुलाब और सपेरा। इसके अलावा जो ना मरे उसे क्या कहते हैं? तो अमर कहते हैं, और जो जन्म न ले उसे अजन्मा कहते हैं, है ना। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है? तो भारत का, भाई भारत का जो है ग्रैंड मास्टर है। आप विश्वनाथ आनंद को किस देश से संबंधित है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप, है ना। तो ये जो है आपका भारत के है। और सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, जिसका पहला नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, तो ये 1992 में जो है विश्वनाथ आनंद साहब को ही दिया गया था, ठीक है। फुलदेव त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड का त्योहार है फुलदेव त्योहार। देखिए अब त्योहार सब के आ रहे हैं, तो सब जगह से त्योहार है, आपको रख दिया हूँ। बतुकम्मा तेलंगाना, नौखाई जो है उड़ीसा। इसके अलावा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नीति आयोग रखा गया है। कब बदला गया? 15 मार्च 1950 को तो योजना आयोग बना था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है कार्यान्वयन में आ चुका है। अच्छा, आपसे अगर पूछे योजना आयोग ने कितना योजना बनाया, तो 12 योजना बनाया। अंतिम योजना 2012 से 2017 वाली थी, लेकिन बीच में खत्म हो गया 2015 ही में। इसके अलावा नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार। और जो सीईओ है वो परमेश्वरम साहब बदल गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। कोई आर से नाम है उनका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। परमेश्वरम साहब जो है बदल गए हैं, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनघड़िया बाबा, है ना, अरविंद पनघड़िया। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीति आयोग का काम क्या है ये पूछा गया था CHSL में, कि उद्देश्य क्या है भाई? तो राज्यों को मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना या कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करना, राज्यों के समस्या का निपटान करना। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, ठीक है। ये गलत है जी, वेस्ट इंडीज के अंदर नहीं हुआ था, ये तो पुरुष वाला हुआ था, ये तो पुरुष वाला हुआ था। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप सही है, पुरुष वाला ही लिखा है, महिला वाला नहीं लिखा है। अंडर 90 T20 मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था अंडर 90 वाला, ये वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, जो आपका कैरेबियाई में है। इसके अलावा विजेता इसका भारत रहा था और उप विजेता इंग्लैंड रहा था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी, यहाँ के उप विजेता पे थोड़ा ध्यान देंगे, उप विजेता गलत है, विजेता भारत रहा था आपका अंडर 90 जो मेंस वाला हुआ था क्रिकेट, जिसमें यश धूल शायद कप्तान थे 2022 के अंदर, तो ये भारत जीता था। देखिए एक अंडर 90 महिला वाला भी हुआ है, अंडर 90 महिला वाला भी हुआ है जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, और इत्तेफाक से भारत ही जीता है और इत्तेफाक से इंग्लैंड को ही हराया है, इसीलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। तो महिला वाला तो फिक्स है कि भाई साउथ अफ्रीका में हुआ है, भारत पहली बार जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है। लेकिन ये पुरुष वाला में उप विजेता कौन है ये कंफ्यूजन है, लेकिन विजेता जो है इंडिया ही है, और ये हुआ था आपका वेस्ट इंडीज के अंदर। इसके अलावा जो हमारा फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है 2.44 मीटर होती है। कल मैंने एक इमेज दिखाया था आपको, कल या परसों, है ना, कि भाई ये वाला जो है ये है 2.44 मीटर, और ये वाला जो है ये 8 पॉइंट समथिंग गज होता है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, लंबाई पूछेगा तो फिर 8 के करीब वाला मारना है, ठीक है। फीफा सब बता ही दिए थे। मिरात उल अखबार की शुरुआत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हो पाया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसके अलावा
सामा चकेवा किस राज्य से संबंधित है? तो सामा चकेवा जो है ये आपका बिहार से संबंधित है ना। सामा चकेवा जट जटिन झिझिया बिहार से संबंधित है। वैसे जट जटिन जो है ये बिहार के साथ साथ झारखंड से भी संबंधित है। अब जो बच्चा बिहार के है और 25-30 साल के है तो सब कुछ जानता होगा भाई कि बिहार से ही झारखंड बना है, तो वहाँ का कुछ कल्चर यहाँ भी आ गया है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग है, महिला पेशेवर बॉक्सिंग प्लेयर है। निखत जरीन भी बॉक्सर महिलाएं हैं। और निखत जरीन जो है आपका जो कहाँ से ताल्लुक रखती है? तो तेलंगाना से ताल्लुक रखती है निखत जरीन, तो ये ध्यान रखेंगे। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर गोल्ड जीता था भारत के लिए, और इस प्रकार से निखत जरीन जो है 5वीं महिला बन गई थी। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है, वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की तरफ से कौन लड़े थे? तो ये आपका यशवंत सिन्हा थे। 15वें राष्ट्रपति कौन जीते हैं? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है उपाध्यक्ष मतलब विपक्ष के नेता कौन थे? मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ साहब के अगेंस्ट में कौन थे? तो मार्गरेट अल्वा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति में तो देख ही लिया आप, है ना। इसके अलावा देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ये तो सभी मुझे पता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित होता है। ठीक है। बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से, अभी बता दिया। बथुकम्मा तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, मेदराम जात्रा यात्रा तेलंगाना। इसके अलावा मारमोकली मकर बिलक्कू केरल। इसके अलावा जो केरल का है मारमोकली हो गया, मकर बिलक्कू हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया। ये सभी केरल के प्रमुख जो है नृत्य और महोत्सव वगैरह हैं। इसके अलावा जो है आपका फुलदेई त्योहार उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ के राष्ट्रपति आए थे? तो गुयाना के। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही 2019 से 2024। अगले साल आपको जो है इलेक्शन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। मैंने ये बता दिया। उस समय जो है आपका कौन थे शासक? तो अकबर थे। बाद में अकबर 1605 ईस्वी में स्वर्ग सिधार हो जाते हैं। उसके बाद जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कौन किए थे? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर, और जब फैक्ट्री की स्थापना हुआ था, है ना, तो उस समय कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है। वर्ष 2022 में पैरा ओलंपिक का खेल किस देश में हुआ था? तो चाइना के अंदर हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है 20 वाला हुआ था टोक्यो के अंदर। और अगला ओलंपिक जो 2024 के अंदर होगा ये आपका पेरिस के अंदर होगा। और 2028 के जो ओलंपिक होंगे ये आपके अमेरिका के अंदर होंगे। ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो सरहुल भी झारखंड का है और छऊ भी झारखंड में किया जाता है उड़ीसा के साथ साथ। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, चौसा का युद्ध किसके किसके मतलब कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है आपका लड़ा गया था, एक सेकेंड, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, यहाँ पे कुछ गलती है। ठीक है, यहाँ पे जो है गलती है। ठीक है, इसे छोड़ के चलते हैं आगे। बहरहाल ईस्वी में गलती है, यहाँ पे कुछ गलती है। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, गलत लिखा है। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया है तो मत पढ़िए। चलते हैं आगे। शेरशाह का ओरिजिनल नाम फरीद खान है। मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। और शेर खां जो है किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कौन से वंश की स्थापना किया था? सूर वंश का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-61 में। कहाँ से? पंजाब से। देश स्तर पे आ गया था 1966-67 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51 के में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। लेकिन जब संविधान को जोड़ा गया था तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। कैसे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो आर्टिकल 51 के ए तथा भाग 4 के ए में रखा गया, जो रसिया के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा देश के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपका जो है R वेंकट रमनी साहब है। ये आपका के वेणुगोपाल साहब का स्थान लिए हैं।
जो पहले आपका मुख्य न्यायाधीश हुआ, मुख्य न्यायाधीश नहीं भाई, महान्यायवादी हुआ करते थे। भारत के महान्यायवादी जो है ये आपका भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, यानी कानूनी अधिकारी होते हैं, जो संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन आपका जो मतदान नहीं कर सकता है। इसे आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट साहब जो है नियुक्ति करते हैं। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते नींद लग रही है, आपको मैं सही सही बताऊं, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूं, अभी तक सोया नहीं हूं। फिलहाल जो है मैं अभी अकेला ही हूं, तो खाना भी बनाना पड़ता है और आप लोगों को ये जो वीडियो वगैरह है ये भी देखना पड़ता है, तो मैं सो नहीं पाता हूं। अभी ये करके 1-2 घंटा सो जाऊंगा और फिर नाइट में ड्यूटी जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा अभी दिनचर्या चल रहा है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 15वीं महान्यायवादी जो है सुशील चंद्रा नहीं था जी, के वेणुगोपाल था। सुशील चंद्रा तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो राजीव कुमार इनका स्थान लिया है, ठीक है। इसके अलावा महान्यायवादी के बारे में बता दिया, आर्टिकल 76 बता दिया। मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इस समय मकर संक्रांति मनाई जाती है और देश के विभिन्न भागों में इनका विभिन्न नाम हो जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रश्न के साथ मैं इसको स्टॉप करूंगा। ऐसे पीडीएफ तो बहुत लंबा है, आपको मैं दूसरे वीडियो में दे दूंगा, इस पे 2 वीडियो और दे दूंगा सीआरपीएफ एग्जाम होने तक, ताकि आपको कोई भी प्रश्न जो है छूटने ना पाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए, लोहड़ी पंजाब के इलाके में कहा जाता है। इसके अलावा जो मकर संक्रांति है उत्तर भारत में कहा जाता है, बिहू असम में कहा जाता है, पोंगल तमिलनाडु के अंदर कहा जाता है, मकर बिलक्कू केरला के अंदर, और हैप्पी उत्तरायण जो है ये आपका गुजरात के अंदर कहा जाता है मकर संक्रांति को। ये सभी जो है आपका मतलब जो 14 जनवरी को मनाया जाने वाली त्योहार है उसी के आसपास। तो दोस्तों हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको तमिल नववर्ष पूछे तो पोंगल नहीं बता दीजिएगा, तमिल नववर्ष का नाम है पोतांदू, पोतांदू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए कुछ प्रश्नों का वीडियो, जो आपके इस बेस्ट पे रहा कि पहले सीआरपीएफ 2023 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो ही अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसका भी कोई चार्ज नहीं है।